हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एजे क्लासरूम में। इस लेक्चर में हम लोग हीट एंड मास ट्रांसफ़र का एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छा डेरिवेशन लेकर के आए हैं, जो कि टॉपिक है दो ब्लैक बॉडी लिया गया और उनके बीच में जो मीडियम है वो नॉन एब्जॉर्बिंग लिया गया। जैसे कि यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी है और ये दूसरी ब्लैक बॉडी है, और ये ब्लैक बॉडी का जो ओरिएंटेशन है कुछ इस तरीके से नहीं है, बल्कि वो उस ऐसे कर दिया गया। अगर ब्लैक बॉडी का ओरिएंटेशन ऐसा होता तो इसका नॉर्मल नीचे की तरफ होता, लेकिन अगर ओरिएंटेशन ऐसे कर दिया जाए, टिल्ट कर दिया जाए, तो नॉर्मल इस लाइन में जाएगा। वही काम किया गया। ये ब्लैक बॉडी ऐसे रखी हुई है, इसका नॉर्मल रेड लाइन से यहाँ पास कर रहा। ऐसे ही दूसरी ब्लैक बॉडी यहाँ ऐसे रखी हुई है, इसका नॉर्मल ऐसे रखा गया। और यहाँ पर ये जो नॉर्मल से इनके बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग है, वो जो एंगल बना रही है, वो है θ2 और θ1। और ये जो ब्लैक बॉडी है, इन ब्लैक बॉडी के बीच में भी हमने एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसिडर कर लिया है। जैसे कि इस ब्लैक बॉडी का टोटल एरिया देखा जाए तो वो A2 है, टेम्परेचर T2 है, लेकिन इस एलिमेंटल एरिया का जो एलिमेंट है उसका एलिमेंटल एरिया Da2, उसी तरीके से इसमें Da1 है। यानी यहाँ पर क्या है, ये है Da1, और दोनों बॉडी क्या है, R डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एक चीज़, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, किसी बॉडी पर किसी दूसरी बॉडी के थ्रू जो एंगल सबटेंड किया जाता है 3 डायमेंशनल में, वो होता है सॉलिड एंगल। और इस सॉलिड एंगल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है छतरी, छाता, अम्ब्रेला, कि आपने जहाँ हैंडल पकड़ा हुआ है और ऊपर ये जो पर्दा हुआ है, ये जो कपड़ा है ब्लैक कलर का, इसने एक सॉलिड एंगल यहाँ पर सबटेंड कर दिया। ये जो सॉलिड एंगल है, इसकी वैल्यू क्या होती है, जो एरिया वो एंगल बना रहा है उसका एरिया अपॉन उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो Da2 सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है Da1 पर, और Da1 सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है Da2 पर। ये सॉलिड एंगल नहीं है θ1 θ2, सॉलिड एंगल किसे रिप्रेजेंट करते हैं, dω1 से। यानी मैंने कहा है dω1 बी सबटेंडेड एट Da1 बाई Da2, यानी Da2 ने किस पर सबटेंड किया, Da1 पर। तो जाहिर से बात है जो एंगल बनाएगा उसके एरिया, तो Da2 एरिया ले लिया गया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब सवाल पैदा होगा, सर यहाँ cos θ2 कैसे आ गया। एक्चुअल में इसका ओरिएंटेशन सीधा तो है नहीं, इसका ओरिएंटेशन ऐसा है, तो सॉलिड एंगल तो ऐसे सबटेंड कर रहा है ना, इसका एक कंपोनेंट हमने cos θ2 इधर लेके ले लिया। उसी तरीके से Da1 ने Da2 पर एक सॉलिड एंगल बनाया, Da1 ने इस पर सॉलिड एंगल बनाया, और जब एंगल बनाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जो बना रहा है उसका एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। Da2 पर एंगल कौन बनाएगा, Da1, तो यानी जो dω2 आएगा वो आएगा इसका एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए Da1 एरिया लिया गया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, साथ ही साथ इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लिया गया। तो यानी यहाँ पर हमें सॉलिड एंगल मिल गया। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ कि एनर्जी जो रेडिएट हो रही है वो कितनी हो रही है ना, यानी मैं लिखूँ रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाई Da1 टू Da2, यानी एनर्जी का रेडिएशन। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है dQ12, 1 से 2 पर कितना पहुँच रहा, सवाल ये है। तो मैं इसको लिखूंगा इंटेंसिटी के फॉर्म में, IB1। अब IB1 क्या है, IB1 ही होता है कि जो एनर्जी रेडिएट होती है पर यूनिट एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट एरिया। एनर्जी रेडिएटेड बाय ए बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो ये क्या है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो टोटल एरिया टोटल सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एनर्जी रेडिएटेड निकल जाएगा। यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो टोटल एरिया से। अब किसने रेडिएट किया है, 1 ने, तो इसका एरिया कितना है, Da1 cos θ1, उस डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट आएगा। और साथ ही साथ एंगल कितना बनाया, dω1, तो यहाँ लिख दो dω1। IB1 इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट एरिया। तो मैंने टोटल एरिया टोटल सॉलिड एंगल से
मल्टीप्लाई कर दिया। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा IB1 DA1 cos θ1 और d ओमेगा 1 की वैल्यू है DA2 cos θ2 अपॉन R स्क्वायर। ज़रा देखिए इसको एक साथ कर लेते हैं हम। क्या करेंगे, IB1 और यहाँ पर मैंने लिख दिया cos θ1 cos θ2 DA1 DA2 अपॉन R स्क्वायर। हम लोग IB1 को क्या कर सकते हैं, अच्छा ये IB क्या है सफिक्स में, थोड़ा सा सही लिख दे इसको, IB1 ऐसे लिखिएगा। IB की जगह हम एक वैल्यू लिख सकते हैं EB अपॉन पाई, पढ़ा होगा हम लोगों ने। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, EB1 cos θ1 cos θ2 DA1 DA2 अपॉन पाई R स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, EB इज इक्वल टू IB अपॉन पाई, EB इज इक्वल टू IB अपॉन पाई। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया, EB1 के फॉर्म में आ गया, यानी हम लिख सकते हैं ऐसे भी 1 2, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको cos θ1, यानी EB की जगह क्या लिख दो, सिग्मा T1 के पावर 4, ये वैल्यू आती है हमें, सिग्मा T1 के पावर 4 cos θ1 cos θ2 DA1 DA2 अपॉन पाई R स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख दिया। अच्छा अगर मैं टोटल रेडिएशन की बात करूं कि कितना टोटल रेडिएशन हो रहा है, ये तो एलिमेंटल एरिया से हो रहा है ना, छोटा सा रेडिएशन लिया हुआ मैंने। अगर मैं टोटल रेडिएशन की बात करूं Q12, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या हो गया इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा DQ12, इसकी जगह ये वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर लगेगा डबल इंटीग्रेशन, क्यों लगेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। ये होगा सही से लिख दें इसको ज़रा, ये हो जाएगा सिग्मा T1 पावर 4 अपॉन पाई R स्क्वायर cos θ1 cos θ2 डबल इंटीग्रेशन DA1 DA2। किसी किसी बुक में इस इंटीग्रेशन को यहाँ ना लगा करके यहाँ लगा दिया गया, डबल इंटीग्रेशन A1 A2 DA1 DA2, क्योंकि दो सरफेस एरिया को इंटीग्रेट किया जा रहा है तो डबल इंटीग्रेशन लगा दिया गया A1 एंड A2। ठीक है, इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर और समझाते हैं आपको। तो हमने ये फाइंड कर लिया है यहाँ पर। देखिए ये वो एनर्जी है जो बॉडी 1 से निकला और बॉडी 2 तक पहुँच गया। बात समझिएगा, बॉडी 1 से निकला और बॉडी 2 तक पहुँच गया, ये वो एनर्जी है। बार बार मैं सेंटेंस कर रहा हूँ, बॉडी 1 से निकला और बॉडी 2 तक पहुँच गया। खाली ये बात नहीं है कि निकला, है ना, क्यों, ये कैसे पता कि भाई बॉडी 2 तक पहुँचा, हमने सॉलिड एंगल लिया हुआ है। सॉलिड एंगल का मतलब ये जितना एरिया इस पर कवर कर रहा, तो यानी इसने पूरा पूरा वहाँ पर उतना पहुँचाया होगा जितना सॉलिड एंगल कवर कर रहा होगा। लेकिन क्या इतना ही एनर्जी रेडिएट कर रहा, नहीं, रेडिएशन तो इसका और ज़्यादा होगा ना। यानी मैं कह सकता हूँ कि टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाई बॉडी 1 क्या होगा, वो होगा Q1, ये हो जाएगा सिग्मा A1 T1 के पावर 4। मतलब ये है कि जैसे एक आदमी 100 रुपये फेंके उसने, अब जो 100 रुपये के सिक्के में जो है 1-1 2-2 रुपये के सिक्के थे, क्या एक ही आदमी ने पा लिया, नहीं, 100 रुपये फेंके तो, लेकिन किसी ने 4 रुपये पाए, किसी ने 5 रुपये पाए, किसी ने 10 रुपये ग्रैब किए। तो ये जो एक आदमी से 100 रुपये निकला और एक आदमी को 5 रुपये मिला, 100 रुपये निकला और 5 रुपये मिला उसको, उसने 5 ही रुपये पाए, तो वो जो 5 रुपये पाए वो ये है 1 2, यानी 1 से 2 तक इतना पहुंच गया। लेकिन 100 रुपये जो फेंके वो ये हैं। इसका मतलब अगर फ्रैक्शन की बात की जाए कि भाई उसने कितना पाया, तो फ्रैक्शन होगा 5/100, यानी 100 रुपये फेंके उसमें से कितना पाया, 5 रुपये, यानी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाई बॉडी 1 एंड impinging on
बॉडी 2, ये हो जाएगा Q12 अपॉन Q1। Q12 वैल्यू देखिए क्या आया हुआ यहाँ पर, सिग्मा T1 पावर 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर डबल इंटीग्रेशन A1 A2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 डी A1 डी A2 अपॉन Q1 की वैल्यू है सिग्मा A1 T1 पावर 4। यहाँ से देखिए ये सिग्मा और T1 पावर 4 कट गया, यहाँ आता है Q12 अपॉन Q1, ये आ जाएगा 1 अपॉन A1 डबल इंटीग्रेशन A1 A2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 डी A1 डी A2। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं Q12 अपॉन Q1 इज इक्वल टू F12 वेयर F12 इज 12 वैल्यू है 1 अपॉन A1 डबल इंटीग्रेशन A1 A2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 डी A1 डी A2। अब इसको हम कहते क्या है, ये जो F12 आया है इसको क्या कहेंगे, F12 इज कॉल्ड शेप फैक्टर या व्यू फैक्टर, शेप फैक्टर या व्यू फैक्टर, या इसको हम कह सकते हैं यहां पर कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर ये वो फैक्टर है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है जो 1 से निकला है और 2 तक पहुंचा है। फ्रैक्शन की बात हो रही है, खाली अगर पूछा जाए वो 1 से 2 तक कितना पहुंचा, वो तो Q12 था, Q12 ये वाला वैल्यू, और टोटल कितना निकला वही था। लेकिन फ्रैक्शन की बात की जाए तो क्या करते हैं, उससे जो है रेशियो निकाल लेते हैं। यही मैं पूछूं कि बताइए 2 से 1 तक कितना पहुंचा और फ्रैक्शन कितना हुआ, यानी अगर कोई ये लिखना चाहे यहाँ पर तो वो क्या लिख सकता है, Q21 अपॉन Q2। इसी के फॉर्म में लिखेगा तो वो लिखेगा 1 अपॉन A2 डबल इंटीग्रेशन A1 A2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 डी A1 डी A2, ये होगा। अब आप देखिए इससे एक चीज़ निकल कर आएगी, इससे क्या निकल कर आएगा, इसको कहेंगे हम F21। ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा, F21, यानी ये भी शेप फैक्टर है, ये भी शेप फैक्टर है, लेकिन ये शेप फैक्टर है फ्रॉम 1 से 2 और ये क्या है 2 से 1। यानी शेप फैक्टर क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम वन बॉडी एंड इम्पिंक्टिंग ऑन सेकंड बॉडी, ये होता है शेप फैक्टर। इसी से एक चीज़ निकल करके आता है, एक थ्योरम निकल कर आता है A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। आप क्या करिए, F12 की वैल्यू उठाइए यहाँ से, ये रहा F12 की वैल्यू यहाँ रखिए, और F21 की वैल्यू उठाइए ये यहाँ रखिए, देखिए कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू आएगी। इसी को कहते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो ये जो टॉपिक का नाम है ना, रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक बॉडीज सेपरेटेड बाय ए नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम, ये एक नाम हुआ। इसको दूसरी तरीके से पूछ सकता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्रूफ करने के लिए पूछ लिया तो आपको तब भी ये प्रूफ करना, यानी ये दोनों चीज़ें क्या हैं, एक हैं, दो अलग अलग नामों से आती हैं। तीसरी बात वो इन तीनों नामों में से कोई एक पूछ लेगा एग्जाम में यूनिवर्सिटी में आपके, कि शेप फैक्टर, वी फैक्टर या कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कीजिए, इक्वेशन डिराइव कीजिए, तब भी आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। तो यानी ये जो डेरिवेशन है वो 5 अलग अलग नामों से पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इस पर न्यूमेरिकल आता है और इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आता है रेडिएशन के यूनिट को पढ़ने में। ओके, थैंक यू।